अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि हमारा अक्टूबर नवंबर 19-21 का सवाल है। अच्छा, ये 19-21 का सवाल है, उसके कुछ पार्ट है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस पार्ट में जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसमें ऐसी क्या बात है जो कि मैं चाहता हूं कि आपको मैं खुद करवाऊं, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे जो कि तकरीबन हर चैप्टर में आ जाते हैं। सवाल बन के चैप्टर में आ जाता है इसमें बस, यानी हर चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट जो है वो एडजस्टमेंट्स के अंदर, एडिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर दे देता है। चाहे सवाल पार्टनरशिप चेंजेस का हो, चाहे सवाल कंपनी का हो, किसी का भी हो दे देता है क्वेश्चन ये चेंजेस करके। तो उसको हम देखते हैं। हमने रिवाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमें प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ है कि जैको has calculated draw profit for the year ended 31st January 10340. He has identified the following. Prepare a statement show the revised profit for the year ended 31st January after adjusting for item 1, 2 and 3. आइटम 1, 2 एंड 3 के एडजस्टमेंट करने के बाद आपने इसको जो है वो सॉल्व करके दिखाना है। 4 नंबर का सिर्फ है, लेकिन 4 नंबर में आपने पूरा डाटा या पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ही हमारा जो है वो आंसर आएगा। तो देखते हैं इसको, सवाल को हम और इसको करने की कोशिश करते हैं। पहली बात इसके अंदर ये है कि सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। अक्टूबर 19-21 का सवाल है हमारा, एरर्स का, एएस का। एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट 800. इट वाज फाउंड टू बी डैमेज्ड. इट कुड बी सोल्ड फॉर 900 इफ रिपेयर कॉस्ट ऑफ 150 वर कैरिड आउट. मैंने बताया था आपको कि असल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पे या एनआरवी पे, दोनों में से क्या होती है, कम होती है, उस पे वैल्यू करते हैं व्हिचएवर इज लेस। तो हम देखते हैं कि हमारी इन्वेंट्री हमें कितने की दी हुई है, इसको हमें रिकॉर्ड करना है। तो इन्वेंट्री हमें जो उसकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है वो हमें कितनी दी हुई है, अगर मैं सवाल में देखूं तो कॉस्ट उसकी दी हुई है 800। कॉस्ट आपकी 800 है, जबकि जो उसकी एनआरवी है यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसका फार्मूला होता है, मैं यूज करके भी दिखा देता हूं आपको, पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस बड़ी डिटेल में कर चुके हैं। मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, ये हमारा उसका फार्मूला होता है। जी, मार्केट वैल्यू हमारी कितनी है 900 और रिपेयर कॉस्ट आपने की है कितनी 150 की। 900 माइनस 150 हम कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 750। ठीक है जी, तो कॉस्ट 800 है जबकि हाईएस्ट जो एनआरवी है वो 750 है। तो दोनों में से जो कम है उसको हमने रिकॉर्ड करना है, दोनों में से जो कम प्राइस होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे। दोनों में से कम कौन सी है 750, इसका मतलब 50 से आपको अपनी इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री आप रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस या एनआरवी, दोनों में से जो कम होती है उस पर रिकॉर्ड। उसकी एंट्री हम क्या पास करेंगे, मैं एंट्री इसलिए पास करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे एंट्री उसने मांगी नहीं हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट कितनी आएगी 50 से, अमाउंट आप लिखेंगे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्रेडिट हो रही है, आपका बैलेंस शीट एसेट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इसलिए हो रही है, मैंने बताया था कि आपने कॉस्ट ऑफ सेल में से जो माइनस की हुई इन्वेंट्री वो आपने माइनस की हुई 800, जबकि आपको माइनस कितनी करनी थी 750, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोबारा 50 से आपने इंक्रीज किया है, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा एंट्री क्या है जी, तो सेकंड से पहले थर्ड को पढ़ते हैं हम। On 4th February, Jack was received an invoice for 3600 relating to a rental of storage space for 3 months ending 31st March. इस पे जरा गौर कीजिएगा कि हमारा साल कब खत्म हो रहा है 31 जनवरी को 2019 को, हमारा साल जनवरी 2019 को खत्म हो जाता है। ये जो 3600 दिया है आपको 3600, ये 3 महीने का है रेंट पे किया आपने, 3 महीने का रेंट पे करना था आपने, 3 महीने का रेंट है ये। और वो 3 महीने कौन से हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने कौन से हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब जनवरी का हमें दिया था उसने, फरवरी और मार्च का हम शामिल करेंगे तो वो 1200 कितना बन जाएगा 2400। 2400 का रेंट ऐसा है जो कि इस पीरियड से, हमारे साल से बिलोंग नहीं करता, तो उसमें शामिल नहीं होगा। तो हम कितना रेंट पे करेंगे, जो जनवरी का रेंट है सिर्फ वो पे किया जाएगा, वो कितना है 1200, और वो आपने अभी तक पे नहीं किया। नहीं समझ आई। 4 फरवरी को हमें इनवॉइस मिली थी 3600 की, पैसे दे रेंट के, जो रेंट जनवरी से मार्च तक है। तो फरवरी और मार्च का रेंट तो हमने पे करना ही नहीं, सिर्फ जनवरी का रेंट है जो हमारे पीरियड से बिलोंग करता है वो हमने पे करना है, जो कि आपने अभी तक पे नहीं किया हुआ। उसकी एंट्री आप पास करेंगे, क्या होगी, रेंटल एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्रूड रेंटल एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, या रेंटल एक्सपेंस ओइंग क्रेडिट हो जाएगा, जो कि आपने अभी तक पे
नहीं किया हुआ, कितनी अमाउंट आ जाएगी इसकी आपकी, इधर भी आपकी आ जाएगी 1200। नेक्स्ट देखते हैं जी, 2 एंट्रीज हमने पास कर लिया, अब सेकंड पे चलते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सवाल बेसिकली मैंने करवा रहा था। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता है सेल्स और रिटर्न बेसिस के इसमें नाम याद रखिएगा, हेडिंग दे सकते हैं आप। मैंने तो अपने बुक के अंदर लिखवाया भी हुआ है, मैं शो कर देता हूँ आपको, ताकि हम वहां से देख के समझ के फिर आगे दोबारा भी वापस आ सकते हैं। सेल्स और रिटर्न बेसिस जो है वो हमारी, हम कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं या वो हमारी क्या होती है, हम पढ़ते हैं और फिर हम वो समझते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब इस सेल्स और रिटर्न बेसिस का पॉइंट मैंने बताया है कि ये कोई एरर से रिलेटेड नहीं है, ये हर सवाल में पेपर में आ जाता है कि सेल्स और रिटर्न बेसिस को एक्सप्लेन करें, इस सेल्स और रिटर्न बेसिस के हवाले से सवाल सॉल्व करके दिखाएं। तो ये देखें जी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 4 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हुए बुक में आपके मौजूद हैं। इफ द क्वेश्चन रिक्वायर यू टू करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट सेपरेटली, then all the errors which are rectified in calculating gross profit will also come and rectified in the calculation of corrected net profit. यानी अगर जीपी करेक्ट कर रहे हैं आप, तो नेट प्रॉफिट करेक्ट करना भी साथ में, नेट प्रॉफिट करेक्ट करते हुए जीपी के सारे एरर्स को भी करेक्ट करना पड़ेगा आपको दोबारा। फिर क्या है जी, अगर एरर आपका इन एंटरिंग द अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस और इन एंटरिंग द अमाउंट इन द लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस, we will use only suspense account in the rectifying entry, the other side will remain vacant and there is no error in the preparation of T account. सर ये बिल्कुल समझ नहीं आई, देखिए जी इसकी एग्जांपल समझाऊंगा आपको तो आपको समझ आएगी। मैंने एंट्री पास करनी थी हारिस, ड्राइंग्स को मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ट्रायल बैलेंस में, मैं लिख रहा हूँ, लिख के दिखा देता हूँ। ड्राइंग्स ऑफ 900 not recorded in the trial balance. Drawings of 900 not recorded in the trial balance. 900 की ड्राइंग्स थी जो आपने ट्रायल बैलेंस में क्या किया, रिकॉर्ड की नहीं, रिकॉर्ड करना भूल गए आप। तो क्या करेंगे आप, इसके एंट्री क्या पास करेंगे, ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, सस्पेंस, ड्राइंग्स टू सस्पेंस आप इसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है जी। अब मसला ये है बेटा कि ड्राइंग्स के अकाउंट में तो आप ड्राइंग्स को डेबिट कर चुके हैं, वो सही है, ड्राइंग्स को जो आपने डेबिट करना था ना ड्राइंग्स के अकाउंट में, वो आपने 900 से डेबिट किया है। लेकिन इस 900 की ड्राइंग्स को जब आपने ट्रायल बैलेंस में लिखना था, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर जब लिखना था आपने, तो ट्रायल बैलेंस की 2 साइड्स होती हैं, तो आपने ड्राइंग्स को यहाँ पर 900 नहीं लिखा, यानी ड्राइंग्स के अकाउंट में आपने अनस ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया है। इस सूरत के अंदर हम क्या करते हैं, अगर अमाउंट गलती उसके अंदर हो, एंटरिंग द अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस या लेजर बैलेंस में, कंट्रोल अकाउंट में गलती हो एंटर करते हुए कर, लेजर बैलेंस में गलती हो, तो ड्राइंग्स को डेबिट हम नहीं करेंगे। ऊपर क्या आ जाएगा, सिर्फ क्या लिखेंगे, ऊपर की अमाउंट आएगी, सिर्फ ऊपर क्या आएगा, डैश, कोई काउंट नहीं, क्योंकि हर इस ड्राइंग्स को तो हम सही डेबिट किया है, ट्रायल बैलेंस में लिखते वक्त गलती हुई है, तो अगर मैं ड्राइंग्स को डेबिट कर दूंगा तो ड्राइंग्स 900 से मजीद डेबिट हो जाएगी। पर ये तो लंगड़ी एंट्री है, हम इसको लंगड़ी एंट्री भी कहते हैं बच्चों को समझाने के लिए, कि जब ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में एंटर करते हुए गलती हो रही होती है, तो आपने ड्राइंग्स को डेबिट करना था, सस्पेंस को क्रेडिट करना, सस्पेंस को क्रेडिट तो करेंगे लेकिन ड्राइंग्स को डेबिट कर नहीं सकते, क्योंकि ड्राइंग्स को ऑलरेडी आपने डेबिट किया है। ट्रायल बैलेंस में लिखते हुए 900 आपने यहाँ पर नहीं लिखा, ड्राइंग को तो डेबिट करना ही नहीं है, लेकिन सस्पेंस तो क्रेडिट होगा, क्योंकि ड्राइंग ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है जो है वो क्या हो रही है, कम शो हो रही है। इसके लिए सस्पेंस को बराबर करने के लिए आपको सस्पेंस को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या मैंने इसमें बताया, आपको समझाया है, अगर if the error is in entering the amount in the trial balance or in entering the amount in the list of ledger balances, ledger account in list of ledger balance, we will use only suspense account in the rectifying entry, the other side will remain vacant, खाली रहेगी, as there is no error in the preparation of T account, क्योंकि T account बनाने में कोई भी गलती मौजूद नहीं है। सर ये डेबिट मतलब डेबिट हो रही है ड्राइंग को, हमने डेबिट साइड में लिखी तो हम सस्पेंस को डेबिट करते हैं। हाँ मैं बताता हूँ आपको, ये आपने सवाल अच्छा पूछा है। असल में होता है कि हमने सस्पेंस को खत्म करना। अब जब ड्राइंग्स को आपने डेबिट पे नहीं लिखा, उससे क्या हुआ, डेबिट साइड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सस्पेंस का बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे कितना, 900। अब आप सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे तो वापस में ज्यादा होगा ना, क्योंकि सस्पेंस का बैलेंस तो नील होना चाहिए,
सस्पेंस कैसे बढ़ेगी, क्या करना है देख, नहीं दोनों साइड्स पे नहीं ना, ये 900 सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, जब बाकी अमाउंट्स भी तो लिखी हुई है ना, जब ड्राइंग्स आप डेबिट पे नहीं लिखोगे तो क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी, डेबिट साइड पर आपको सस्पेंस से दोनों साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा, कितना 900। अब इस सस्पेंस को खत्म करने के लिए आपको रेक्टिफाई एंट्री के अंदर सस्पेंस क्रेडिट करेंगे हम 900 से, जब आप सस्पेंस का अकाउंट बनाएंगे तो सस्पेंस का बैलेंस किधर आएगा, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा, और सस्पेंस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो वापस में ऑफर। वैसे ये सवाल बहुत आपने अंदर चले गए, डीप पूछ लिया, मुझे बताना पड़ गया, इसका कोई ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, लेकिन सवाल आपने पूछा सही है, समझ नहीं बात की। सस्पेंस को बेसिकली टेम्पररी काउंट होता है, उसको हमने क्या करना होता है, खत्म कर देना होता है, तो हमने ट्रायल बैलेंस को बराबर करने के लिए सस्पेंस को डेबिट किया 900 से टेम्पररी बेसिस पर, बाद में इस एंट्री की वजह से ही वो खत्म हुआ। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट, if revenue expenditure is treated as capital expenditure like rent expense debited to building account, in this case you need to pass two entries, one for the correction of principal error and other for wrong depreciation overcharge। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जब एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, एसेट को एक्सपेंस लिख दी है या एक्सपेंस को एसेट लिख दी है, तो आपको दो एंट्रीज पास करनी होती हैं, एक प्रिंसिपल एरर की और डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की या कैंसिल करने की। लास्ट जी हाँ, inventory is valued at cost or NR whichever is less, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, lesser amount will be taken in accounting records and the difference will be treated as loss of inventory। NRV क्या होगा, market value minus cost to sell, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं किस पॉइंट की, जो हम बात कर रहे थे सेल्स और रिटर्न बेसिस की, तो ये आपका आ गया सेल्स और रिटर्न बेसिस। देखते हैं जी, if the goods are sold on sales or return basis, it means that the stock is delivered to the customer on condition that the goods are not considered to be sold। सेल्स और रिटर्न बेसिस का मतलब है हमारे सामने चीजें बेची हैं उसको, लेकिन बेची नहीं है, भेजी है, बेची नहीं। अब अगर उसको पसंद आएंगी तो वो हमें इंटेंशन शो करेगा कि मैं खरीदना चाहता हूं, तो हम एंट्री पास करें, तब तक हम सेल की एंट्री पास नहीं करेंगे, और अगर हमने सेल की एंट्री पास कर दी नहीं है तो उसे क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। If the goods are sold on sales or return basis, it means that the stock is delivered to the customer on condition that the goods are not considered to be sold unless the purchaser has shown his intention to purchase them। जब तक परचेजर ये नहीं कहता कि मैं खरीदना चाहता हूं या मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, no entries for sale of goods will be made on sales or return basis, को एंट्री हम पास नहीं करते। usual entries for goods sold are customer to sales और cost of sales to closing inventory, ये एंट्रीज है यूजुअल एंट्री। पहली एंट्री होती है सेल प्राइस से, दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट प्राइस से। अगर सेल्स और रिटर्न बेसिस होगी है ना, तो हमें दोनों एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री। If the UL entries have been passed are made in case of sales or return basis, you need to reverse the entries to cancel the effect of entries and no sales, as no sales has occurred। पहली एंट्री हमारी होती है किससे, सेल प्राइस से, रिवर्स करेंगे इसको सेल्स टू कस्टमर। दूसरी एंट्री करेंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ सेल, किससे, कॉस्ट प्राइस से। सर ये दो एंट्रीज क्यों हो रही है, ये समझाएगा। 10,000 की चीजें मैंने बेची हैं और बेचने की एंट्री पास कर, तो कस्टमर टू सेल एंट्री की, उसकी रिवर्स करूंगा सेल टू कस्टमर। वो 10,000 की चीजें इन्वेंट्री से जब गई हैं तो उनकी कॉस्ट थी 7,000, तो इन्वेंट्री से गई, असल में चली गई है, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड नहीं करना था, तो इन्वेंट्री में आपको वापस 7,000 ऐड करना पड़ेगा, नॉट 10,000, क्योंकि इन्वेंट्री से कॉस्ट प्राइस जाती है, क्योंकि 3,000 तो प्रॉफिट है उसका। इन्वेंट्री से भी एंट्री आपको रिवर्स करनी पड़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, किस प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, जो बेसिकली हम सॉल्व कर रहे थे, जिसको हम देख रहे थे कि हमने सेल्स और रिटर्न बेसिस के हिसाब से उस क्वेश्चन को किस तरीके से है वो मैनेज करना है, तो वो हम देखते हैं। ये सवाल है जी हमारा, ऑन 25th January Jacobs has sent goods to a customer on a sales or return basis, these had been invoiced to customer at 2,800। कितने की बेची हमने उसको, 2,800 की, जबकि असल में ये बिकी नहीं है, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे इसकी बेटा, रिवर्स एंट्री। वो क्या होगी, एक सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, कितने से, 2,800 से, जो आपने कैंसिल कर दी एंट्री, रिवर्स एंट्री पास करके आपने कैंसिल आउट कर दिया इसको। और दूसरी एंट्री आप पास करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी, एसेट आपका दोबारा इंक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे कि वो चीजें नहीं बिकी। ये एंट्री किस अमाउंट से पास करेंगे, कॉस्ट प्राइस से। और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको 2,800 में क्या करना पड़ेगा, 40 डिवाइडेड बाय 140 से
हम इसमें जो प्रॉफिट शामिल है पहले वो निकालेंगे, जो आता है 800, उसको 2800 में से माइनस कर देंगे 800, वो आ जाएगा आपका 2000। तो आपका क्लोजिंग इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एंट्री हो जाएगी 2000 से, हम पास कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ सेल 2000 से एंट्री पास हो जाएगी। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी को डेबिट कर देने से हमारा ऐसा है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग इन्वेंटरी स्टॉक बढ़ गया दोबारा, क्योंकि चीजें हमारे पास ही पड़ी हुई, हमने समझा कि बिक गई, बिकी तो नहीं थी, क्योंकि सेल्स और रिटर्न बेसिस में चीजें बिकती नहीं है, हमको एंट्री पास नहीं करते। क्लोजिंग इन्वेंटरी डेबिट कर देंगे और कॉस्ट ऑफ सेल्स हम क्रेडिट कर देंगे। ये दो एंट्रीज पास होती हैं सेल्स और रिटर्न बेसिस के अंदर, और सेल की एंट्री भी अब दो होती हैं ए लेवल्स के अंदर, उसकी रिवर्स एंट्रीज आपको पास करनी है। अब उसने हमसे पूछा क्या सवाल में, करेक्शन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है 10340 का, उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अनकरेक्ट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कितना 10340 का। सबसे पहले देखिए पहली एंट्री में, बिल्कुल पहली एंट्री में लॉस हो रहा है 50 का, तो लेस कर देंगे लॉस ऑफ इन्वेंट्री, आपका आ जाएगा कितने से माइनस कर देंगे हम, कितना 50 माइनस कर देंगे यहाँ से, ये आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में रेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, रेंट एक्सपेंस की वजह से, रेंटल एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट आपका फिर डिक्रीज कर जाएगा। दूसरी अमाउंट लायबिलिटी है 1200 से वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट हो रही है, बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट होने का मतलब है इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐड कर देंगे किस नाम से, सेल्स और रिटर्न बेसिस के नाम से, ये सेल असल में नहीं हुई, और दो इफेक्ट इसके आपके आएंगे। पहले हम करते हैं ऐड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ज्यादा माइनस कर दी, वो कितनी आ जाएगी 2000, और फिर जो सेल्स डेबिट हो रहा है आपका, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा सेल्स और रिटर्न, वो कितनी अमाउंट है 2800। अब इसको करेक्ट कर लेते हैं, तुम्हारा करेक्टेड प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा, बताएं कितना आ रहा है 10340 माइनस 50 माइनस 1200 प्लस 2000 और माइनस 2800, ये आपका आ जाएगा 8290। दैट इज बेसिकली द करेक्टेड प्रॉफिट। ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें सेल्स और रिटर्न बेसिस का पॉइंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है, और सेल्स रिटर्न बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद ही कर ले तो बहुत अच्छी बात है कि सेल्स और रिटर्न बेसिस के अंदर कितनी एंट्रीज होती है, दो। सेल हो रही है तब भी दो एंट्रीज है, कस्टमर टू सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल टू क्लोजिंग इन्वेंटरी। और अगर सेल नहीं हुई, गलती से हमने सेल की एंट्री पास कर दी है और सेल हुई नहीं है, तो रिवर्स एंट्रीज हो जाएंगी, सेल्स टू कस्टमर और क्लोजिंग इन्वेंटरी टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लोजिंग इन्वेंटरी को डेबिट इसलिए किया है कि वो मेरा दोबारा करंट एसेट बन गया है, चीजें बिकी नहीं है मेरे पास ही है, तो मैं करंट क्लोजिंग इन्वेंटरी को डेबिट कर दूंगा एज करंट एसेट। ये हमने इसका पार्ट जो था करेक्शन ऑफ प्रॉफिट का, वो सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, इस्माइल ओपनड ए रिटेल बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बैंक दिया हुआ आपका 7500 का डेबिट, नॉन करंट एसेट्स दिए हुए 18500 का, बैंक लोन है 4200 का रीपेबल। इस्माइल प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, हाउएवर दिस कंटेन्स एरर्स। इनकम स्टेटमेंट में एरर है, अगर आप देखें रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किए तो डिस्काउंट रिसीव जीपी से पहले ऐड कर दिए, बेटा वो जीपी के बाद आता है। बैंक लोन तो आता ही नहीं, वो तो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। एक्सपेंसेस में कैरिज इनवर्ड लिखा हुआ है, जबकि कैरिज इनवर्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेजेस में ऐड होता है। ड्राइंग्स आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में आती नहीं है, कैपिटल में से माइनस करते हैं बैलेंस शीट में। जनरल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस रेंट और नॉन इंटरेस्ट ठीक लिखा हुआ है उसने, प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाला है। आगे कहता है जी कि फॉलोइंग हैड नॉट बीन अकाउंटेड फॉर, इन चीजों को कहता है आपने रिकॉर्ड नहीं किया, इसको आपको एडजस्ट करके क्वेश्चन में रिकॉर्ड करना है। प्रिपेयर द करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट कहता है बनाएं, और नीचे कहता है प्रिपेयर द करेक्टेड बैलेंस ऑन द इस्माइल्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी कहता है करेक्ट करके दिखाएं। एडवाइस इस्माइल व्हिच ऑफ दीस ऑप्शंस ही हैड चोजन और जस्टिफाई योर आंसर। तो हम इसको देखते हैं, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए क्या क्या चीजें हमारी जो है वो इफेक्ट होंगी। तो एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। इस्माइल हैड टेकन गुड्स फॉर हिज ओन यूज, दीस गुड्स कॉस्ट 420 एंड हैड ए सेलिंग प्राइस ऑफ 630। तो ये गुड्स ड्राइंग की एंट्री है, इसकी एंट्री होगी ड्राइंग टू परचेजेस, ड्राइंग टू परचेज की एंट्री होगी, और सेलिंग प्राइस का हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। गुड्स ड्राइंग की एंट्री में सिर्फ कॉस्ट प्राइसेस होती है, जितनी चीजें आपके पास से जा रही हैं कॉस्ट से, आपके पास तो कॉस्ट से जाएंगी ना, सेल प्राइस से मेरा ताल्लुक क्या, वो तो बिकनी है ही, वो तो गुड्स ड्राइंग हो रही है। तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स टू परचेजेस, यानी परचेजेस में से आपको अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, या कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करनी पड़ेगी। कैरेज इनवेंट इंक्लूड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 400, कैरेज इनवेंट में 400 माइनस कर देंगे, व्हिच हैड बीन पेड ऑन 18 जनवरी, वो नॉन करंट एसेट में ऐड होगा, तो कैरेज इनवेंट का हिस्सा नहीं है।
depreciation on all non-current assets to be provided at 20% per annum. A full year depreciation is charged in the year of purchase. याद रखिएगा depreciation जब आपने चार्ज करनी है तो आपने 400 की अमाउंट ऐड करके चार्ज करनी है, क्योंकि 18 जनवरी 2019 को आपने वो कैरेज इनवर्ट गलती से ऐड कर दिया था 400 उसमें, जबकि वो नॉन करंट एसेट का हिस्सा था. अमाउंट शोन फॉर इंश्योरेंस इंक्लूड 720 फॉर द 6 months पीरियड एंडेड 30th अप्रैल. तो इंश्योरेंस की अमाउंट में 720 वो शामिल है जो 6 महीने का है. 30 अप्रैल का हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने की 720 6 माह का है. 4/6 4/6 जो 720 into 4/6 जो है वो आपकी क्या है? प्रीपेड है. वो आपको इंश्योरेंस में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. एट 31 दिसंबर ट्रेड रिसीवेबल टोटलिंग 14,800 के हैं. कस्टमर ने 600 ओ किया था, जो बैड डेट्स हो गए हैं वो माइनस कर देंगे 14,800 में से, और एक्सपेंसेस में भी लिखेंगे. और प्रोविजन आपने क्रिएट करनी है 5%, वो भी रिकॉर्ड करेंगे. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज चार्ज एट 10% पर एनम. देखते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हमें दिया कितना हुआ. बैंक लोन 4200 का 10% कितना आता है बेटा? 420. आपने कितना लिखा है? 210. तो आपने गलत लिखा था, आपको 420 रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ये मैंने इसको बनाया है. अब इसकी इनकम स्टेटमेंट में बनाता हूँ, साथ साथ एरर्स को भी हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं. कोशिश करते हैं कि हम इसको वक्त पर करेक्ट कर लें और ठीक कर लें. हम इनकम स्टेटमेंट को उसने हमें कहा है, तो हम करेक्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट. यहाँ पे इसके 2 कॉलम्स बन जाएंगे आपके डॉलर्स के. स्टार्ट किससे होती है? हमारी सेल से. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या रेवेन्यू पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा कहीं, यानी किसी ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू पर इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा. रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? 274,500. रेवेन्यू पर कोई इम्पैक्ट किसी का आ रहा है? नहीं. रेवेन्यू पर किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा. एडजस्टमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं. तो 274,500 में एज इट इज लिख दूंगा. रेवेन्यू के अंदर 274,500. इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स. और कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट जो है वो हमें डायरेक्टली दी हुई है. कितनी? क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि हमें दी हुई है कितनी? 182,360. उसको हमें एडजस्ट करना है बेटा. कैसे एडजस्ट करना है मैं बताता हूँ. मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखें 182,360. इसमें से आपने जो ड्राइंग्स टू परचेजेस की एंट्री थी पहले, कॉस्ट प्राइस से आपको परचेज में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना था. परचेजेस कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा होती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर देंगे. ऑटोमेटिकली वो एडजस्टमेंट हमारी हो जाएगी एडजस्ट, यानी कि 420 आप कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो वो एडजस्ट हो जाएगा आपका. नेक्स्ट देखते हैं कैरेज इनवर्ट जो है वो परचेजेस में ऐड होता है. वो 400 वो आपको कैरेज इनवर्ट परचेजेस में ऐड करना है. कैरेज इनवर्ट कितना दिया हुआ है? 1020 का, लेकिन इसमें 400 कैपिटल एक्सपेंडिचर है. तो 1020 में से 400 माइनस कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 620. वो 620 आप यहाँ पर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. किसमें? कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्योंकि परचेजेस में ऐड करना था. मेरे पास परचेजेस की अमाउंट मौजूद नहीं है, तो मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही एडजस्ट करूंगा. उसके अंदर कॉस्ट ऑफ सेल के साथ ही एडजस्टमेंट उसकी मैं रिकॉर्ड करूंगा. सवाल किया पहले आपने? नहीं किया ना जी? डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा डिस्काउंट रिसीव जीपी के बाद आता है. ठीक है जी. अच्छा, उसके अलावा देख लें और कोई चीज जो कि हमारे अकाउंट को इफेक्ट कर रही है कॉस्ट ऑफ सेल्स को. मेरा ख्याल है कोई मौजूद ऐसी चीज मौजूद नहीं है, और उसने लिखी भी नहीं हुई है. कैरेज इनवर्ट हमने कर लिए. लोन इंटरेस्ट ग्रॉस प्रॉफिट बैंक पास. चलिए जी निकालें क्या आंसर आ रहा है इसका. 182,360 माइनस 420 प्लस 620. 182,560 ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो करेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसका आंसर आ गया. ये हम माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जी 91940 आपके पास आ जाएगा जीपी. नॉर्मली मैं जब सवाल ये करवाता हूँ ना, तो मैं इस सवाल की बैलेंस शीट भी बना देता हूँ, इसलिए ताकि बच्चों को पता चले कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है. ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो डिस्काउंट रिसीव ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा. कितने का है? 820 का. तो वो जीपी में हम डिस्काउंट रिसीव ऐड कर देंगे 820 का. तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करने के बाद. कितनी आती है? ये आपके पास आ जाएगी जी 92760. इसमें से हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस, माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में हम देखते हैं हमारे कौन कौन से एक्सपेंस हैं. एक तो हमारा रेंट एक्सपेंस है, हम देखते जाते हैं सवाल के साथ साथ. हमारा रेंट एक्सपेंस है कितना? 20250 का. उसको कोई एडजस्टमेंट मौजूद
नहीं है, तो डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिख देंगे सीधा 20250, क्योंकि उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है। फिर जनरल एक्सपेंसेस हैं 22280 के, जनरल एक्सपेंसेस की भी कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है, वो भी हम लिख देंगे एज इट इज 22280। उसके बाद आपका जनरल एक्सपेंसेस के बाद आपके आ जाएंगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दी हुई है 1730 की, इसमें एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी क्योंकि इंश्योरेंस अगर आप गौर करें, इंश्योरेंस का उसने बताया है कि इंश्योरेंस जो है ना वो 720 में इंक्लूड है। 6 मंथ पीरियड एंडेड 30 अप्रैल, हमारा साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। ठीक है जी, हमारा साल 31 दिसंबर को जो है वो खत्म हो रहा है, जनवरी, वो 4 महीने की प्रीपेड है आपको। तो कैसे निकालेंगे उसको? 720 बेटा देखें, इंश्योरेंस हमें कितने की दी हुई है? नहीं, हाँ 1730, इसमें से बेटा माइनस कर देंगे हम 720 का 4/6, क्योंकि 6 महीने की है ना वारिस, 6 महीने से में से 4 महीनों की प्रीपेड है, 4/6 माइनस करेंगे आप 720 का, तो वो माइनस करके आपका आंसर आएगा 1250। क्यों दोबारा रिपीट कर रहा हूं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स की प्रीपेड है। किसमें से? 720 है ही 6 मंथ्स की, 720 की अमाउंट 6 मंथ्स की है, तो 720 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 6 1 मंथ्स की आ जाएगी, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 मंथ्स की आपकी प्रीपेड आ जाएगी, जो इंश्योरेंस में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस के बाद हमारी जो अमाउंट आती है वो इसकी है लोन इंटरेस्ट की, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपने फुल अमाउंट लिखनी है लोन इंटरेस्ट की, बाद में भी लिख सकते हैं वैसे ये हम, कितने की आपकी आ जाएगी 420, वहां 210 लिखी हुई, आपने पूरी अमाउंट रिकॉर्ड करनी है जो कि आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए। डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स हम देखते हैं 20% है ऑन ऑल नॉन करंट एसेट्स, और फुल डिडक्शन आपने जो है वो चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट पे देख लेते हैं, हमारे नॉन करंट एसेट कितने के दिए हुए? अच्छा इकट्ठे दिए हुए 18,500 के, तो कितना लेंगे हम? 18,500 लेंगे? नहीं, हम लेंगे 18,500 प्लस करेंगे इसमें कितना 400, और इसका हम लेंगे कितने परसेंट? 20%। देखिए कितना आता है, दैट इज माय डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि 400 कैरीज इनवर्ड में आपने ऐड कर दिया था, जबकि वो नॉन करंट एसेट का हिस्सा था, उसमें ऐड करके आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे जी, आ जाएगी 3780। उसके बाद आपके बेटा बैड डेट्स हैं, उसने क्वेश्चन में दिए हुए नीचे, ठीक है जी, पॉइंट नंबर 5 में बैड डेट्स दिए हुए आपको कितने के? 600 के बैड डेट्स हैं, वो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद प्रोविजन है आपकी, इंक्रीज इन प्रोविजन या डिक्रीज इन प्रोविजन जो भी है वो हम देख लेते हैं। मेरा ख्याल है इंक्रीज इन प्रोविजन ही होगी, फिर भी हम पहले नहीं दी हुई है, बस ठीक है। फिर 14,800 में से बेटा पहले हम माइनस करेंगे 600, जो आएगा उसका निकालेंगे 5%। 14,800 में से माइनस कर देंगे हम 600 जो बैलेंस हो गए हैं, और उसका निकालेंगे हम 5%, कितना आता है? 710। इसका हम टोटल कर देंगे, ये हमारी इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस का टोटल आ जाएगा, वो माइनस कर देंगे, तो आपका जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है हमारा निकल आएगा। नॉर्मली होता है क्या है कि हम जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो एंड में माइनस करते हैं, लेकिन उसने हमें कोई ये तो नहीं बताया कि सवाल कंपनी से ही रिलेटेड है, तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। 49,290 ये प्रॉफिट आ रहा है, टोटल आ रहा है, टोटल एक्सपेंसेस आपके पास आ जाएंगे जी 49,290, ये माइनस कर देंगे हम, 43,470 आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट की करेक्शन के लिए हमें मांगा हुआ था कि आपने इनकम स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। देख ले कुतुब, इसमें कोई है ही कोई नहीं, तो ये हमने इनकम स्टेटमेंट को करेक्ट किया है। अब हम देखते हैं आगे कि सवाल में नेक्स्ट वो क्या मांग रहा है। कहते हैं जी कि आगे कैलकुलेट द बैलेंस और इस्माइल्स कैपिटल अकाउंट, इसमें से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है, तो आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए ऊपर अगर हम वापस चलें तो कैपिटल अकाउंट तो हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है ऊपर? बैंक
नॉन करंट एसेट और बैंक लोन दिया है, ठीक है ना, हम वहां से बेसिकली ओपन रिटेल बिजनेस किया है ना उसने, द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जहां से कैपिटल आप निकाल लेंगे। कैसे? बैंक में ऐड करेंगे नॉन करंट एसेट्स, बैंक लोन माइनस कर देंगे तो आपके पास कैपिटल जो है वो आ जाएगा। उस कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो आपका एंडिंग कैपिटल आएगा। सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 7,500, 18,500 और 4,200, 7,500 प्लस 18,500 माइनस 4,200 कितना आता है जी? यानी ओपनिंग कैपिटल कितना आ रहा है हमारा? नॉन करंट एसेट्स वो प्लस नहीं होगा? हाँ, वो 900 आना था ना जी, बाद में भी ऐड कर सकते हैं सर 22,200 जब आएगा तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं ना। यानी कि आप ये कह लें कि हमने कितना निकाला था 21,800 और प्लस फिर मैंने कर दिया कितना 400, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे जी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना जी 4,3,470 का, और इसमें से हम लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दी हुई क्वेश्चन में, इनकम स्टेटमेंट के अंदर गलती से ड्राइंग लिखी हुई, वो लिखी इसलिए थी ताकि आप कैपिटल को प्रॉपर्ली जो है वो फाइंड आउट कर सकें। अच्छा, बैंक लोन भी 4,200 वाला ही दिया है ऊपर, हो जाए तो किधर गया हमारा 31 दिसंबर 2019, एक मिनट, वो ऐड कर नहीं सही, ठीक है। ड्राइंग्स दी हुई हमें कितने की 18,740 की, वो माइनस कर देंगे इसमें से 740, तो आपका सर वो उसमें एडजस्टमेंट भी है, ड्राइंग्स में एडजस्टमेंट है, जो गुड्स ड्राइंग की एडजस्टमेंट है, यस। 18,740 में से हम माइनस करेंगे कितना है गुड्स ड्राइंग्स, माइनस नहीं ऐड भी है, नहीं गुड्स ड्राइंग ऐड होगी, कितनी अमाउंट है उसकी 420 कॉस्ट पे। हाँ ठीक है, ऐड कर देंगे हम, ड्राइंग्स आपका टोटल आ जाएगा 19,160, 19,160। ड्राइंग 420 गुड्स ड्राइंग थी ना, वो आपको ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि वो उसका एडजस्टमेंट अभी तक शामिल नहीं की थी आपने, तो आपका कैपिटल ऐड आ जाएगा 46,510। 46,510। जो ट्रेड रिसीवेबल दिए हैं आपको, वो ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड है, ओपनिंग नहीं है, इसलिए हम इसे काउंट फॉर नहीं किया। ट्रेड रिसीवेबल भी दिए हैं सवाल में, आपका सवाल उठ सकता है कि सर ट्रेड रिसीवेबल आपने शामिल नहीं किए, वो ट्रेड रिसीवेबल 14,800 की दी है 31 दिसंबर की, अगर 1 जनवरी को होते तो मुझे ऊपर एडजस्ट करने पड़ते थे, वो और जनवरी के अमृत है ना ऊपर, यार उसमें ऐड नहीं करेंगे, ये देखो ना ऊपर रिटेल बिजनेस स्टार्ट हमने कब किया 1 जनवरी 2019 को, उसमें ये एसेट लायबिलिटीज दी, और नीचे अगर वो कहता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स 31 दिसंबर के लिए 1 जनवरी को दिए, फिर ऊपर आपको एडजस्ट करना पड़ा था ट्रेड रिसीवेबल्स को भी, समझ आई बात की। लेकिन एंड ईयर एंड पे हमारे ट्रेड से बन गए तो हमारे एसेट्स बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम ईयर एंड का कैपिटल निकाल रहे हैं। नहीं सब बता, क्योंकि हम तो कैपिटल